जाती है, हर एक 5 मिनट पे ली जाती है। मतलब सारे बच्चों को पता है कि उनकी अटेंडेंस कितनी मिनट ली जाती है। तो जब भी आप अगर एक बार क्लास ज्वाइन कर देते हैं तो आपको क्लास छोड़कर नहीं जानी है, नहीं तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि सर आवाज नहीं आ रही। इकाइयां और उनका रूपांतरण। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चा को। ठीक है, चलिए एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, क्लास को छोड़ेंगे फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जिसमें कि सबसे पहला कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने फिर पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 2D शेप, द्विडिमीय आकृति। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल। और सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ने के बाद हम लोग विभिन्न प्रकार के आकृतियों का परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना सीखा था। जैसे कि हम लोगों ने सीखा त्रिभुज का परिमाप निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। इस प्रकार और भी हम लोग विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखा, जैसे कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना, समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। और हाल ही की क्लासों में मतलब पिछली कक्षाओं में हम लोग सीखा था जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना और सर्वांशम आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो जैसे कि जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल के बारे में एक बार फिर से बता समझा देंगे आप लोगों को। देखिए जटिल आकृति क्या होता है, जटिल आकृति क्या होता है, जब दो या दो से अधिक आकृति मिलकर एक आकृति बनते हैं तो उसे कहते हैं जटिल आकृति। जब हम जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से जो भी अधिक जो भी हम लोग ने आकृति मिलाकर एक आकृति बनाया था तो उन सभी छोटे छोटे आकृतियों का क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो हमें जटिल आकृति का क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, अगर सारे बच्चों को जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोला गया है दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये जो आपको आकृति दी गई है जटिल आकृति है, इसमें चलिए मैं आपको हिंट के लिए थोड़ा बहुत बता के ध्यान देंगे। इसमें आपको 3 आकृति दिखाई होगी, ये हो गई पहली आकृति, ये हो गई आपकी दूसरी आकृति और ये हो गई आपकी तीसरी आकृति। तो ये क्या है आपकी 3 आकृति, मतलब 3 जटिल आकृति हुई और इन तीनों आकृतियों का हम लोग अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और जब जोड़ेंगे तो हमें इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट 1.5 मिनट सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 1 मिनट। इसमें 3 आकृति दी गई है, पहली आकृति जो है वो त्रिभुज है। चलिए मैं थोड़ा बहुत और हिंट देते चलता हूं सारे बच्चों को। पहली जो आकृति है वो आपकी है त्रिभुज, जो दूसरी आकृति है वो है आपकी आयत और जो तीसरी आकृति है वो आपकी है वर्ग। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर
सही है, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 40 सेकेंड, जिन जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना है इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे हम लोग, हमारे पास 3 आकृति है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों आकृतियों को हम लोग अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। तीनों आकृतियों को हम लोग अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है त्रिभुज। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपके लिए त्रिभुज बनाता हूं। फिर है हमारे पास आयत। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपके लिए आयत बनाता हूं। ये हो गई आपकी आयत। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है वर्ग। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक वर्ग भी बनाता हूं। चलिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके, चलिए ध्यान देंगे। अब आती है बात इसका नाम। तो ये हो गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आती है बात कि हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार क्या है, तो यहाँ पे आपकी आधार है 3 सेंटीमीटर, है ना, यह है आपकी आधार और ये आपकी ऊंचाई। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये होगी आपकी ऊंचाई और ये होगी आपकी आधार। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार 3 गुने ऊंचाई होगी 4। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपके पास 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो ये 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए अब आती है बात कि ये आयत का कौन कौन सी लंबाई कौन कौन सी चौड़ाई है। तो ध्यान देंगे, देखिए यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर। 3 + 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक तो हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें आयत की तो लंबाई और चौड़ाई तो मिल गई। ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ही सरल है, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और इसकी लंबाई कितनी है, 6 गुने 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार त्रिभुज का तो आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयत का आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रही बात ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला आपका जो है ये वर्ग है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 2। तो इस प्रकार ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है भुजा गुने भुजा, है ना। एक भुजा की लंबाई कितनी है, 2, दूसरी भुजा की लंबाई 2, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, चतुर्भुज का हो गया, सॉरी आयत का हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 4 34 और 6 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस जटिल आकृति में लिख देता हूं यहाँ पे, इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो मैं सारे बच्चों से बोलना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट अप कीजिए
जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न था, हमारे पास एक जटिल आकृति दी गई थी, उस जटिल आकृति को हम लोगों ने 3 आकृति में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। पहला आकृति था त्रिभुज, और हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। उसी प्रकार दूसरा आकृति क्या था, आयत, तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुने चौड़ाई होती है। उसी प्रकार वर्ग, तीसरा आकृति क्या था, वर्ग, तो वर्ग की क्षेत्रफल होती है भुजा गुने भुजा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो इस प्रकार हमारा कौन सा उत्तर सही था, तो हमारा ऑप्शन ए जो है, हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर था। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर था। ठीक है, चलिए तो अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना वर्कशीट होमवर्क वाला जो वर्कशीट वाली बुक है न्यू कार्यक्रम के नाम से जल्दी से जल्दी निकालेंगे सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे निकाल लेंगे अपना होमवर्क वाला वर्कशीट वाली बुक निकाल लेंगे सारे बच्चे। चलिए तो आज हम लोग होमवर्क में डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नवाली 4.1। क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रश्नवाली 4.1। तो कैसे हम लोग होमवर्क डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, जिस भी बच्चा को कुछ भी डाउट होगा वो क्वेश्चन नंबर टाइप करेगा। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, जिस भी बच्चे को कुछ भी डाउट होगा क्वेश्चन नंबर टाइप होगा। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलिए चलिए सबसे है प्रश्न संख्या 1 का ए बी, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। अच्छा, प्रश्न संख्या 2 में डाउट है, ध्यान देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न बोला है आपको कि यदि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है, मतलब समलंब की आकृति का, चलिए समलंब चतुर्भुज की आकृति के जैसे, चलिए मान लीजिए आपका समलंब चतुर्भुज, मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, मान लीजिए सी, मान लीजिए ऊपर का जो मेज के ऊपर का जो हिस्सा है ये समलंब चतुर्भुज की आकार की है। तो इसकी जो समांतर भुजाएं दी, समांतर भुजा क्या, एक है 1 मीटर, दूसरा है 2 मीटर। मान लीजिए ये 1 मीटर है समांतर भुजा, तो ये क्या है, ये हमारी 2 मीटर है। और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये दिया है आपको 0.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, हमें क्या पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पे समांतर भुजा कौन कौन सी है, एक है 1 मीटर, एक है 2 मीटर, तो इनका योग तो 1 + 2 गुने इनके बीच की दूरी क्या है 0.8। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा आपके पास 1/2 गुने 3 गुने 0.8, 3 गुने 0.8। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 एकम 2, 2 0 0, 2 चौका 8। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.2 मीटर स्क्वायर, 1.2 मीटर स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 4.2, प्रश्नवाली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, देखिए हाँ क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया सवाल है, सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेंगे। ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए चलिए बहुत ही सरल प्रश्न, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए हमें बोला गया है एक समलंब की समांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है, जो इनकी समलंब, मान लीजिए समलंब चतुर्भुज है, चलिए मैं यहाँ पे समलंब चतुर्भुज बनाता हूँ। तो इसकी समांतर भुजाएं, ये इसकी समांतर भुजाएं होगी 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, जो कि हो गई आपके पास ए बी सी
डी, है ना। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा है वही 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तथा दो असमांतर भुजाएं जो है इसकी बराबर है। तो इसकी असमांतर भुजा कौन सी, एक एडी है एक बीसी है, तो ये क्या है, ये हमारी बराबर भुजा है। तो उनकी लंबाई, जैसे इनकी एक की लंबाई दे दी आपको 3.5 सेंटीमीटर, तो यानी अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी, जल्द से बताएंगे सारे बच्चे। इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे कितनी होगी। क्या करेंगे हम लोग, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो एक हो जाएगा 3.5, दूसरा हो जाएगा 5, तीसरा हो जाएगा 3.5 और चौथा हो जाएगा 7। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो देखिए 3.5 कितना होगा, 7, 7 7 14, 14 और 5 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिन बच्चों को प्रश्न संख्या 1 में डाउट था उनका डाउट क्लियर हो गया होगा, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न था। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 सिर्फ आपको ये प्रश्न पढ़ के आपको इसका डायग्राम बनानी आनी चाहिए। सिर्फ आपको ये प्रश्न पढ़ के आपको इसकी डायग्राम बनानी आनी चाहिए। चलिए प्रश्न बोल रहा है कि राम एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। राम जो है एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। चलिए ये खेत हो गया, चलिए ये आपकी एक खेत हो गई, है ना। चलिए आप देखिए एक तरफ क्या है, एक तरफ आपका ये एक तरफ है सड़क, इधर क्या है, इधर आपका सड़क, और दूसरी तरफ है आपके पास नदी, और दूसरी तरफ है आपके पास, चलिए मैं यहां देखता हूं, ये दूसरी तरफ हो गया आपका नदी। हाँ चलिए, तो बोल रहा है कि इस खेत के नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। मतलब कि ये जो भुजा है इस भुजा के समांतर है, ये जो भुजा है इस भुजा के समांतर है, और लंबाई में 3 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब अगर ये x है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3x। चलिए एक बार फिर से देख लो, सारे बच्चे को फिर से देखो। एक राम जो है एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है, तो मैंने यहाँ पे एक समलंब के आकार का एक चतुर्भुज बना दिया। मैंने यहाँ पे समलंब के आकार का चतुर्भुज बना दिया। अवतार सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, कोशिश कीजिए क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर पाए, ठीक है, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट छूटे ना। फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करके बता दूं, ध्यान देंगे। देखिए समलंब के आकार का एक खेत खरीदना चाहता है, एक भुजा जो समांतर भुजा वो सड़क के किनारे है, दूसरा जो भुजा है वो नदी के किनारे है। ठीक है, जो नदी के किनारे वाली भुजा है वो 3 गुनी भुजा है जो सड़क किनारे वाली भुजा से। तो अगर ये भुजा x है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 3x। और बोल रहा है इनका क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इनके बीच की दूरी, मतलब इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया है हमें, कितना दिया है 100 मीटर। कितना दिया है 100 मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करें, मतलब 3x का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए इसी आकृति में फिर से एक बार यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। ये देखिए ये हो गई आपकी एक समलंब चतुर्भुज, जिसमें ये हो गई आपकी x, ये हो गई आपकी 3x, a b c d, है ना। चलिए, और इनके बीच की दूरी दिया हमें 100 मीटर, और इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो हमें पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या है, एक है x एक है 3x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3x गुने इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी क्या है 100 मीटर, और हमें क्षेत्रफल दिया गया कितना 10,000 मीटर। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 गुने x प्लस 3x, कितना होगा 4x गुने 100 गुने 100। अब हमें पता है कि जो नीचे रहती है नीचे वाले को ऊपर लेके जाते हैं, जो ऊपर आता है उसे नीचे लेकर चले आते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 10,000 गुने 2 बट्टा ऊपर क्या है 100, तो नीचे हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 4x। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। चलिए यहीं पे मैं सॉल्व करता हूं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100 दूनी 200। चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं, 100 दूनी 200 बराबर हो जाएगा 4x।
अब एक से तो यहाँ पे क्या होगा, इधर आके भागा में हो जाएगा, गुना में तो इधर आके हो जाएगा 200/4। तो x का मान आ जाएगा 4×5=20 और 0, यानी x का मान आ गया 50 मीटर। x का मान कितना गया, 50 मीटर। लेकिन हमें नदी के किनारे वाली भुजा की लंबाई चाहिए। हमें किसकी लंबाई चाहिए, नदी के किनारे वाली भुजा की लंबाई चाहिए। तो नदी के किनारे वाली भुजा कौन सी है, तो 3x है। तो हमें x का मान मिल गया 50 मीटर। तो इस प्रकार 3x का मान कितना होगा, तो 3x का मान हो जाएगा 3 गुने 50, 3 गुने 50 तो 150 मीटर। तो नदी के किनारे वाली जो भुजा होगी उसकी लंबाई कितनी होगी, 150 मीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आइए समझ में। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। चलिए अब आती है प्रश्नवाली 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं, ध्यान देंगे, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए आपका एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हमें, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है। चलिए हमें वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया, हम देख लेते हैं। चलिए हाँ, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है। तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुने भुजा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 गुने 12, ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नवाली 6.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 1, 2, 3 एक ही प्रकार के प्रश्न है। मैं एक प्रश्न बताता हूं, आपको सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। 1, 2, 3 एक ही प्रकार के प्रश्न है। आपको मैं एक प्रश्न बताता हूं, आप उसी प्रकार सारे प्रश्न बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में बोला गया है एक वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल हमें 625 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 625। ये हो जाएगा बराबर भुजा का वर्ग। यानी जहां वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो वर्गमूल अब 625 बराबर हो जाएगा भुजा। और हमें पता है 625 वर्गमूल अब 625 क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी भुजा हमारी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। भुजा हमारी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्ग का परिमाप। तो देखिए वर्ग का परिमाप होता है, सारे बच्चों को पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो यह देखिए 4 गुने भुजा कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यानी 25 चौका 100 सेंटीमीटर। यानी वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 25 चौका 100। भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, भुजा को इंग्लिश बोलते हैं साइड, क्षेत्रफल को इंग्लिश बोलते हैं एरिया। एरिया होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। तो चलिए हम लोग यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है, हम लोगों ने यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस आकृतियां। क्या पढ़ने वाले हैं, ठोस आकृतियां, सॉलिड फिगर। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिविमीय आकृतियां, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे 3D शेप। क्या पढ़ने वाला हम लोग,
त्रिविमीय आकृति। तो जैसा कि मैंने आपको इसको जब मैं 2D से पढ़ा रहा था, द्विविमीय आकृति पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको बता रखा है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, ध्यान देकर बच्चे देखिए। त्रिमिस होता है आपके पास 3, और विमीय मतलब होता है बीमा। विमीय मतलब क्या होता है? बीमा मतलब 3 बीमा, 3 भुजाएं। ऐसी आकृति जिनके पास 3 भुजाएं हो, या 3 बीमा हो, या 3 डायमेंशन हो, उसे कहते हैं त्रिविमीय आकृति। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर वो 3 बीमाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? वो 3 बीमाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो वो 3 बीमाएं होती हैं आपकी लंबाई। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए, ऊंचाई को हम लोग कभी कभी मोटाई बोल सकते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं मोटाई। ठीक है, यानी ऐसी आकृतियां जिनकी 3 बीमाएं हो। जैसे कि बीमा में कौन कौन हो सकती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बोलिए या मोटाई बोलिए, तो उससे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति कहते हैं, 3D शेप कहते हैं। अवतार सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैंने पिछले कक्षा में एक पोल रन किया था, उसमें मैंने पोल में ये बताया था सारे बच्चों को कि मेरे क्लास में जो है अधिकतर बच्चे जो हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। तो आपको मैं सिर्फ टर्म जो है इंग्लिश में बता सकता हूँ, क्योंकि सारी चीजें जो है आपको हिंदी में लिखा होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है। फिर भी मैं आपको सभी टर्म बता दूं, ध्यान दीजिए। ऐसे फिगर जिनके पास लेंथ हो, जिनके पास लेंथ हो, चौड़ाई जिनके पास ब्रेथ हो, और ऊंचाई जिनके पास हाइट हो, उससे हम लोग 3D शेप कहते हैं, त्रिविमीय आकृति कहते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारा उदाहरण हो सकता है आपके पास, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक ये घनाभ जैसा एक दिख रहा होगा, एक बक्सा जैसा दिख रहा होगा। अब हमें पता करना है कि ये क्या सॉलिड फिगर है, ये क्या आपकी 3D शेप है, ये क्या आपकी त्रिविमीय आकृति है। तो कैसे पता करेंगे? चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर यहां से यहां तक को हम इसको अगर लंबाई मानते हैं, अगर हम इसे लंबाई मानते हैं लेंथ, और ये हो गया हमारी अगर चौड़ाई, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी ऊंचाई। ये हमारी हो जाएगी ऊंचाई। तो इस प्रकार ये जो आकृति हुई, इस प्रकार ये जो आकृति हुई, ये हमारी त्रिविमीय आकृति हुई। त्रिविमीय आकृति हुई। इस प्रकार ये जो आकृति हुई, ये हमारी किस प्रकार की आकृति हुई? त्रिविमीय आकृति हुई, क्योंकि इसके पास 3 बीमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि त्रिविमीय आकृति क्या होती है, तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि त्रिविमीय आकृति कौन कौन सी होती है, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में? चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक बक्स दिखाता हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि त्रिविमीय आकृति क्या होती है। चलिए, सारे बच्चों को ये बक्स दिख रहा होगा, सारे बच्चों को ये बक्स दिख रहा है। अगर सारे बच्चों को ये बक्स दिख रहा है तो चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये बक्स दिख रहा है तो चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। दिख रहा है? ठीक है, देखिए, अब हमें पता करना है कि ये 3D शेप है कि नहीं, त्रिविमीय आकृति है कि नहीं। तो देखिए, त्रिविमीय आकृति के लिए आपको क्या चाहिए? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। देखिए, तो ये देखिए, अगर ये हमारी, चलिए से देख लेते हैं। देखिए, अगर ये यहां से लेकर यहां तक हमारी लंबाई है, अगर ये यहां से लेकर यहां तक हमारी लंबाई है, तो ये क्या है? ये हमारी सामने वाला जो दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा चौड़ाई, और ये जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है, ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। नहीं, पर फिर से रिपीट कर ध्यान दें सर बच्चे। देखिए, अगर ये हमारी यहां से यहां लेकर यहां तक, चलिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूं आपको। देखिए, देखिए, अगर ये यहां से लेकर यहां तक ये हमारी लंबाई है, तो ये क्या होगी? ये सामने वाली हो जाएगी आपकी चौड़ाई, और ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी जो सीधा है, ये आपकी हो जाएगी ऊंचाई। इस प्रकार इस आकृति के पास तीनों बीमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो बताइए सारे बच्चे, ये जो आकृति है क्या ये 3D शेप है, त्रिविमीय आकृति है? तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, क्या ये त्रिविमीय आकृति है? तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, है ना। चलिए, इसी प्रकार ये देख सकते हैं सारे बच्चे। देखिए, ये भी है, देखिए इसको भी ध्यान से देखिए आप लोग।
देखिए इसमें भी देखिए, अगर ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो ये क्या होगी इसकी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और ये इसकी बीच वाली ऊंचाई हो जाएगी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये इसकी, इसके पास तीन विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये भी हमारी 3D शेप हुई। ठीक है, इसी प्रकार मेरे पास बहुत सारा चीज पड़ा। देखिए जैसे कि ये देखिए मोबाइल का कवर जो है, मोबाइल का कवर है, इसमें भी देखिए, इसमें आसानी से समझ सकते, देखिए यहाँ आसानी से समझ सकते हैं, सारे चीज आसानी से समझ सकते। देखिए ये हमारी क्या है, ये देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी लंबाई, ये हमारी चौड़ाई और ये हमारी ऊंचाई। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सारे बच्चे को दिखेगा। तो ये हमारी हो जाएगी यहां से यहां तक लंबाई, ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई और ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। ठीक है सारे बच्चे ध्यान देंगे, देखिए ये देखिए इधर देखिए, दिख रहा है सारे बच्चों को, देखिए ये देखेंगे, देखिए ये हो गई हमारी यहां से यहां तक लंबाई, ये हो गई हमारी यहां से यहां तक चौड़ाई और ये हो गई हमारी यहां से यहां तक ऊंचाई। तो इस प्रकार इस बक्से के पास, इस प्रकार इस बक्से के पास तीन विमाएं हुई, लंबाई, चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। तो ऐसी आकृति जिसके पास तीन विमाएं हो, 3 डायमेंशन हो, उसे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं, 3D शेप कहते हैं। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे, जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। समझ में आ गया ना? चलिए इसी प्रकार देखिए मैंने आपके लिए क्यूब भी बना के रखा है, देखिए देखिए इसमें भी देख सकते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे, देखिए इसमें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी ऊंचाई हो गई। फिर से देखिए ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी त्रिविमीय आकृति, 3D शेप। अगर सारे बच्चों को ये दैनिक जीवन के एग्जाम्पल, दैनिक जीवन के उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए हैं तो एक बार चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। चलिए अगर अभी भी अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और आपके मन में प्रश्न है 3D के शेप के अलावा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऐसी आकृति में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे। ऐसी आकृति जिनके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उससे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। तो देख सकते हैं, देखिए इसके पास देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो इसे कहेंगे हम लोग त्रिविमीय आकृति। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग कुछ और त्रिविमीय आकृति देख लेते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले मैंने आपको अभी दिखाया, घनाभ दिखाया था, जिसके पास देखिए अगर ये इसकी लंबाई है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो इस प्रकार ये क्या होगी, हमारी 3D शेप हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी तीन विमाएं हैं तो ये भी हमारी 3D शेप हो जाएंगे, है ना। चलिए अब आता है प्रश्न कि ये दोनों फिगर कैसे 3D शेप होंगे। तो जैसे कि मैंने सारे बच्चों को बता रखा है, देखिए ये क्या होती है, हमारी होती है वृत्त, ये होती है हमारी वृत्त जो कि द्विविमीय आकृति है, जो कि द्विविमीय आकृति है। अगर इसको हम लोग h हाइट तक ऊपर उठा देते हैं तो ये हो जाती है हमारी त्रिविमीय आकृति। तो वही आकृति यहाँ दिया गया है, देखिए इसको हम लोग h हाइट तक ऊपर उठाती है, ऊंचाई उठाती है, तो ये हमारी हो जाएगी 3D शेप, है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ शंकु दिया गया है, देखिए तो ये वृत्त, तो वृत्त होती है हमारी द्विविमीय आकृति, मतलब 2 डायमेंशन, जिसके पास 2 विमाएं होती है वो कहलाती है आपका द्विविमीय आकृति। जिसके पास 3 विमाएं होती है वो क्या कहलाती है, त्रिविमीय आकृति। तो देखिए इसके पास 2 विमा और इसके पास एक ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई, तो ये हो जाएगी आपके पास 3 विमाएं, ये होगी त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि त्रिविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति क्या कहलाती है, तो चैट बॉक्स में इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि त्रिविमीय आकृति क्या होती है, आगे समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे बहुत सारे उदाहरण दिख रहे होंगे। चलिए हम लोग इस उदाहरण को भी देख लेते हैं, चलिए हम लोग इस उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे कि फुटबॉल, ये आपके क्या होंगे, आपके 3D शेप होंगे, त्रिविमीय आकृति होंगी। उसी प्रकार देखिए मैंने आपको क्यूब भी दिखा रखा है, तो ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी हो जाएगी 3D शेप। उसी प्रकार मैंने आपको क्या दिखाया था, बाल्टी दिखा रखा है, तो ये भी हमारी हो जाएगी, ये भी हमारी हो जाएगी 3D शेप, है ना। उसी प्रकार बुक भी हो जाएगी हमारी 3D शेप, क्योंकि इनके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए ये अगर इसकी लंबाई है तो ये इसकी अगर चौड़ाई है तो ये इसकी क्या होगी, मोटाई हो जाएगी। मोटाई बोलिए चाहे
मोटाई बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए, आपकी क्या कहलाती है, एक ही होती है, मतलब 3 बीमाएं हो गई, यानी ये 3D शेप कहला गई। अगर यहां तक क्लियर है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के आपके पास 30 सेकंड का वक्त है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 20 सेकेंड, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना है, हमें बताना है इस प्रश्न में कि कौन सी आकृति त्रिविमीय आकृति है। लास्ट 10 सेकेंड। तो मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए। बहुत बड़ी बात नहीं, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। देखिए बहुत ही सरल है, हमें बोला है कि निम्न में से कौन सी जो है त्रिविमीय आकृति है। देखिए इसमें तो लंबाई चौड़ाई है तो ये नहीं होगा, इसमें भी लंबाई चौड़ाई है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है तो ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें दो बीमा कौन, एक लंबाई है और एक इसकी ऊंचाई है, यानी इसमें दो बीमा, ये भी नहीं होगा। अब रही बात, देखिए ये हो गई लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई और ये हो गई आपकी ऊंचाई। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है, क्योंकि इसके पास 3 बीमाएं हैं तो ये हो गई 3D शेप। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा तो सही है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। तो इन्हीं त्रिविमीय आकृतियों को पढ़ने के दौरान, इन्हीं 3 त्रिविमीय आकृतियों को पढ़ने के दौरान हम लोग चलिए विभिन्न प्रकार के त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो घनाभ के बारे में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी फलकें कितनी होती हैं, फलक क्या होती हैं, मतलब कि फेसेस क्या होती हैं, उनके किनारे क्या होते हैं, उनके शीर्ष क्या क्या होते हैं, मतलब उनके एज क्या होते हैं, और उनके वर्टेक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले घनाभ को सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं कि घनाभ जो होता है किससे मिलकर बनता है। तो घनाभ जो एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। अभी आप क्या समझिए, सिर्फ आयताकार के बारे में समझिए, अभी मैं आपको फलक बताऊंगा कुछ देर में। पहले आप ये समझिए कि ये घनाभ बनता कैसे। सबसे पहले क्या सीखिए, घनाभ बनता कैसे है। ठीक है, ध्यान देकर बच्चे देखिए, तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए आयत बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए आयत बना दिया, ये हो गई आयत। तो देखिए इस आयत के पास पहले क्या था, इस आयत के पास पहले था लंबाई, फिर था और क्या था, चौड़ाई। तो देखिए इस पर 2 बीमाएं थी, तो ये क्या कहलाती थी, पहले आयत क्या कहलाती है, 2D द्विविमीय आकृति। लेकिन जब हम आयत को त्रिविमीय आकृति बनानी होती है तो इससे हम लोग एक और बीमा देते हैं। तो एक और बीमा कैसे देते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एच हाइट तक बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, इसको एच हाइट तक बढ़ा देते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, एच हाइट तक बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ये इसकी क्या हो जाती है, ये इसकी हो जाती है ऊंचाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी आकृति के पास 3 बीमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो देखिए हमने क्या किया, आयत को उसको ऊंचाई दे दी, आयत को हम लोग उसको एच हाइट तक ऊंचाई दे दी हम लोग। अगर उसको हम लोग ऊंचाई दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है आपका घनाभ क्यूबॉइड। क्या बन जाता है, घनाभ क्यूबॉइड। अगर सारे बच्चों को ये घनाभ समझ में आ गया, घनाभ कैसे बनता है, तो घनाभ जो होता है आयत को जब ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, आयत को जब ऊंचाई दे देते हैं तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। अगर सारे बच्चों को ये घनाभ समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये घनाभ समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे, आगे समझ में। चलिए अब आती है बात कि घनाभ जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको 3 चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहले पढ़ना होता है हमको फलक क्या होती है, फिर हमें पढ़ना रहता है किनारा क्या होती है, फिर हमें पढ़ना रहता है कि शीर्ष क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना रहता है फलक क्या होती है, फिर पढ़ना रहता है किनारा क्या होती है, फिर पढ़ना रहता है शीर्ष क्या होती है। तो देखिए फलक का इंग्लिश होता है फेस। क्या होता है, फेस। फेस मतलब कि जो हमें सामने से दिखे। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से
दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको अच्छे से दिखाता हूँ। ध्यान दीजिए, फलक मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ध्यान देंगे सारे बच्चे, इधर देखिए, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। सभी बच्चों को दिख रहा है? अगर सारे बच्चों को ये दिख रहा है तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। सारे बच्चों को ये दिक्कत देखिए, ये आपका घनाभ है, ये आपका घनाभ है, क्योंकि इसको लंबाई चौड़ाई और चाहिए आपकी क्या है, घनाभ है। अब हमें इसमें पता करना है कि इसमें फलक कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको फलक समझाता हूं। देखिए, फलक मतलब होता है फेस, मतलब कि जो आपको सामने से जो क्षेत्र दिखे, सामने से जो फेसेस दिखे। अगर आप इसको देखिएगा, सामने से आपको ये वाला सरफेस दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसकी फलक कहलाएगी, ये इसकी फलक कहलाएगी। ठीक है, ये इसकी फलक कहलाएगी। ठीक है, यानी देखिए, दो जो आपको सामने से दिखे, तो देखिए ये आपको सामने से दिख रहा है, ये आपके एक फलक हो गए। ठीक है, सामने से दिख रहा है। सेम इसी प्रकार इसके एक पीछे होगा, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक मार्क कर रखा है, ये हो गई आपकी, कोई वाई नहीं टाइप करेगा, कोई भी बच्चा वाई नहीं टाइप करेगा। सिर्फ आप देखते चलिए, समझते चलिए, ध्यान दिए, देखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, देखिए ये मैंने आपके लिए घना बना कर रखा है। ठीक है, इसमें देखिए हमें पता करना है कि फलक कौन कौन सी होती है। तो फलक क्या कहलाती है, फलक कहलाती है कि ऐसी आकृति जिसके जो सामने वाली सरफेस, जिसके ये सरफेस है, ये सरफेस इसकी फलक कहलाएगी, ये सरफेस इसकी फलक कहलाएगी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इस घनाभ के पास कितनी फलक है। तो देखिए ये सामने से दिख रहा है, ये आपकी हो गई पहला फलक एक। ठीक है, इसी प्रकार इसके पीछे किसी जैसा होगा, क्योंकि वो भी आयत होगा। तो देखिए ये हो गई आपकी दूसरी फलक दो। ठीक है, इसी प्रकार और कौन सा होगा इसका सरफेस, तो देखिए आप इस से देखिए, तो ये हो जाएगी आपकी तीसरी फलक तीन। इसी प्रकार इसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी देखिए चार, मैंने लिख के रखा है देखिए। और इसके बाद क्या होगा, देखिए ये हो जाएगी आपकी पांच। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी छह। तो इस प्रकार एक घनाभ के पास कुल कितने सरफेस होते हैं, कुल कितने फलक होते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। इस प्रकार एक घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं, फेसेस होते हैं, जल्दी बताएंगे आप सर बच्चे। अब आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, कितनी होती है, छह होती है। कितनी होती है, छह होती है। फलक समझ में आ गया सर बच्चों को, सारे बच्चों को फलक समझ में आ गया? आगे सारे बच्चों समझ में, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को फलक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं किनारे के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, किनारा के बारे में बात करते हैं कि किनारा क्या होता है, एज क्या होता है। ठीक है, चलिए अब सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जहां दो सरफेस मिलता है, जहां दो फलक मिलती है उसे किनारा कहते हैं। तो देखिए ये फलक, एक ये हो गया, देखिए ये एक फलक हो गया और एक ये फलक हो गया। कहाँ मिल रहा है, तो देखिए इस वाले किनारे पे मिल रहा है, ये रेखाखंड पे मिल रहा है। तो ये जो रेखाखंड है, ये जो हमारे रेखाखंड है, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारे किनारा कहलाते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, किनारा कहलाते हैं। अभी सिर्फ आप ये समझे किनारा किसे कहते हैं, फिर हम बाद में काउंट कर लेंगे किससे कितना होंगे। ठीक है, अभी के लिए आप क्या समझिए कि किनारा किसे कहते हैं। तो जहां दो फलक मिलते हैं उसे किनारा कहते हैं। तो देखिए एक ये फलक और एक ये फलक सामने वाला, एक ये फलक देखिए और एक ये फलक कहाँ मिल रहा है, इस पे मिल रहा है, इस रेखाखंड पे मिल रहा है। ये जो हमारा रेखाखंड है ये हमारा क्या कहलाएगा, किनारा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा किनारा कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम लोग पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए इन दोनों को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम इन दोनों को देख लेते। देखिए हमने फलक समझ लिया, फलक कितने होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे फलक कितने होते हैं। तो फलक होते हैं छह। फलक कितने होते हैं, फलक होते हैं छह। अब आती है बात कि किनारा कितना होता है, अब आती है बात कि किनारा कितना होता है। सबसे पहले हम लोग सीख लिया कि फलक कितने होते हैं, फलक होते हैं छह। अब आती है बात कि किनारा कितने होते हैं। तो हम लोग किनारा क्या होता है, किनारा जहां दो फलक मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं किनारा। चलिए देख लेते हैं किनारा कितनी होगी, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए तो देखिए यहाँ पे दो सरफेस मिल रहा है, ये हो जाएगी आपकी एक किनारा। इसी बार ये दोनों सरफेस मिल रहा है, ये होगी दूसरा किनारा। इसी पर देखिए एक ये सरफेस मिल रहा है, ये हो गया तीसरा किनारा। यहाँ पे देखिए ये मिला दो फलक, ये हो गया चौथा किनारा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार ये नीचे देख लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका पांचवा किनारा और ये हो जाएगा आपकी छठा किनारा। ये हो जाएगा आपकी, बताइए, ये हो जाएगा आपके सातवां किनारा। ये हो जाएगा आपकी आठवां किनारा और ये हो जाएगी आपकी नौवां किनारा। ये हो जाएगी आपकी 10वां किनारा। ये हो जाएगी आपकी 11वां किनारा और ये हो जाएगी आपकी 12वां किनारा। तो इस प्रकार बताइए एक घनाभ के पास कुल कितने किनारे होंगे, जल्दी बताइए सर बच्चे। एक घनाभ के पास कुल कितने किनारे होंगे, तो कुल 12
किनारे होंगे। बहुत ही सरल सरल है, बहुत ही सरल है। देखिए जहां दो फलक, मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए फलक था, एक फेस था और एक ये वाला फेस था, जो जहां मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारी किनारा कहलाएगा, ये हमारी किनारा कहलाएगा। अगर सारे बच्चों को फलक और किनारा समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को फलक और किनारा समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में, चलिए आगे समझ में चलिए। अब आता है बात, अब आता है बात कि शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होती है। अब क्या बात आती है, वर्टेक्स क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको द्विविमीय आकृति। जैसे कि हमने वर्टेक्स पढ़ा था, जहां पे दो भुजाएं मिलती है, जैसे ये दो भुजा मिल गई, जिस बिंदु पे दो भुजा मिलती है तो क्या हुई, देखिए ये कहलाएगी शीर्ष। ये जो कहलाएगी क्या कहलाएगी, शीर्ष कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, शीर्ष कहलाएगी। जहां पे दो भुजाएं मिलती है क्या कहलाती है, शीर्ष कहलाती है। ये किस लिए था, ये आपका था 2D के लिए। अब आती है बात 3D में क्या होगा, तो 3D में जहां किनारे मिलते हैं, जहां किनारे मिलते हैं, जहां किनारे मिलते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका शीर्ष। क्या समझ में आया सर बच्चों को, जहां पे किनारे मिलते हैं, जहां पे किनारे मिलते हैं, जैसे कि चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, जहां पे किनारे मिलते हैं। चलिए यहां पे देख लेते हैं, देखिए तो यहां पे देखिए ये एक किनारा, एक किनारा ये, एक किनारा ये, कहां पे मिल रहा है, तो ये जो है आपका यहां मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा शीर्ष। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा शीर्ष, है ना। इसी पर कुल कितने शीर्ष होंगे, तो एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष ये हो गया, चलिए 1 2, ये हो जाएगा तीसरा शीर्ष 3, ये हो जाएगा चौथा शीर्ष 4, और ये हो जाएगा आपका पांचवा, ये हो जाएगा छठा, ये हो जाएगा आपका सातवां, और ये हो जाएगा आपका आठवां। इस प्रकार शीर्ष कितने में सारे बच्चे बताएंगे, इस प्रकार शीर्ष कितने होंगे, इस प्रकार बताइए सारे बच्चे शीर्ष कितने होंगे, तो शीर्ष होंगे 8। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास घनाभ होती है तो घनाभ के पास 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं, तो सबसे पहला क्या है, फलक कितनी होती है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, फलक कितनी होती है, सतह कितनी होती है, सरफेस कितनी होती है, फेसेस कितनी होती है, 6। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है आपके पास, फिर क्या होता है आपके पास किनारा। किनारा कितनी होती है सर बच्चे बताएंगे, किनारा कितनी होती है, तो किनारा होती है आपके पास 12। किनारा कितनी होती है, 12। ठीक है, फिर आता है आपके पास शीर्ष। शीर्ष कितनी होती है, तो शीर्ष होती है आपके पास 8। शीर्ष कितनी होती है, 8। तो अगर सारे बच्चों को कंफर्म समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करिए। अगर सारे बच्चों को कंफर्म समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में, चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का वक्त मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सरल सरल सारे प्रश्न है, बहुत ही सरल सरल सारे प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से जल्दी देना है। कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। हमें बोला है कि एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, 10 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल। अभी मैंने आपको बताया कि घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं। कौन कौन, देखिए जहां 3 किनारे मिलेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका एक शीर्ष, एक ये शीर्ष, एक ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष। इस प्रकार कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए, 8 शीर्ष हो जाएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 30 सेकंड का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ही सरल है, ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। किसी बच्चे को चैट बॉक्स आंसर नहीं देना है, इसका उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है।
लास्ट 20 सेकेंड आपको बोला गया है दिए गए घनाभ में जो हरे रंग जो दिया गया, जो हरे रंग का पट्टी दिया गया, ये क्या दर्शाता है? ठीक है, हरे रंग का जो पट्टी है क्या दर्शाता है? ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये क्या दर्शाता है? तो जो हरा रंग होता है ये हमारी किनारा दर्शाता आ गया है। अगर सारे बच्चों को घनाभ समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को घनाभ समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। चलिए, सारे बच्चे बताएंगे घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं। सारे बच्चे बताएंगे कि घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं। घनाभ के कितने किनारे होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घनाभ के कितनी फलक होती हैं? घनाभ की कितनी फलक होती है? सारे बच्चे बताएंगे। 6 इनकी फलक होती हैं। चलिए, सेम इसी पर बहुत ही सरल है, सेम इसी प्रकार बहुत ही सरल है हमारी घन, बहुत ही सरल है हमारी घन। सेम इसी प्रकार 2 मिनट में हम समझ लेंगे घन क्या होता है। देखिए, जैसे कि घनाभ जो है किससे मिलकर बनता है, सर बताएंगे। घनाभ जो है किससे मिलकर बनता है? तो घनाभ जो है आयत से मिलकर बनता है। तो घन किससे मिलकर बनेगा? तो घन किससे मिलकर बनेगा, सर बताएंगे। घन किससे मिलकर बनेगा? तो घन जो है आपकी वर्ग से मिलकर बनेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो जब वो स्क्वायर को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं, जब स्क्वायर को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं, जब स्क्वायर को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं, जैसे कि क्या है, ये आपकी है वर्ग, ये आपकी क्या है वर्ग। देखिए, वर्ग की क्या होती है? मान लीजिए आपकी, मान लीजिए ये आपकी भुजा है, ये भी आपकी क्या होती है? भुजा। चलिए, इसको ऐसे रन दीजिए, या तो इसको अभी ऐसे रन दीजिए। इसको क्या कीजिए आप, इसको क्या कीजिए आप, ऊंचाई प्रदान कर दीजिए। चलिए, इसको क्या करते हैं, ऊंचाई प्रदान करते हैं। यानी जब वर्ग को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा घन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्यूब। कैसा रहता है? देखिए, आप इसे देख सकते हैं, ये ऐसा रहता है, ये क्यूब। ठीक है, कि जिसकी सभी जिसमें बताइए, सारे बच्चों से एक प्रश्न है कि बताइए घन का, मान लीजिए लंबाई है, ये मान लीजिए चौड़ाई है, और ये मान लीजिए आपकी, इसको चौड़ाई नहीं करिए, इसको मैं चौड़ाई मतलब करिए, ये हो गया आपकी चौड़ाई, ये हो जाएगी लंबाई, और ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। तो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि घन क्या होता है? घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है या नहीं? घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है या नहीं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सारी सारी चीजें क्या होती है? घन की बराबर होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई बच्चा माइक नहीं करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं लिखते, इसमें क्या करते हैं, सभी को हम लोग बोलते हैं भुजा, क्योंकि इसकी सारी सारी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यानी जो घन होता है वो वर्ग को, वर्ग से बनता है, वर्ग से मिलकर बनता है, वर्ग से मिलकर बनता है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? जिनकी सारी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिनकी सारी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सेम इसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे कि जैसे घन क्या होंगे, घन के भी फलक होंगे, किनारे होंगे और शीर्ष होंगे। घन के भी क्या होंगे? फलक होंगे, किनारे होंगे और शीर्ष होंगे। तो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ, सेम उसी प्रकार बताइए सारे बच्चे कि घन के कितने फलक होंगे? घन के कितने फलक होंगे? देखिए, घन के कितने फलक होंगे? सेम उसी प्रकार जैसे घनाभ के जितने फलक होते हैं, घन के भी उतने ही फलक होंगे।
घन के कितने किनारे होंगे सारे बच्चे बताएंगे? घन के भी कितने किनारे होंगे सारे बच्चे बताएंगे? घन के भी कितने किनारे होंगे? घन के भी किनारे 12 होंगे। उसी प्रकार घन के शीर्ष कितने होंगे सारे बच्चे बताएंगे? घन के शीर्ष कितने होंगे? तो घन के भी शीर्ष आपके 8 होंगे। घन के भी शीर्ष आपके 8 होंगे। तो सारे बच्चे जो हैं, सारे बच्चे जो हैं, एक बार मेरे स्क्रीन की तरफ नहीं मेरे तरफ ध्यान देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया। देखिए यहाँ पे देखिए सारे बच्चे, ये आपका हो गया घन, क्योंकि सारे स्क्वायर बना। देखिए आपका हो गया घन। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सरफेस, मतलब कि इसमें फलक कौन कौन सी है। फलक कौन कौन सी है तो देखिए सामने से देखिए, अगर ये आपका एक फलक है तो इसके पीछे वाला क्या होगा? इसकी फलक है। चलिए लिखते चलते हैं, चलिए ये हो गई आपकी पहला एक फलक, इसके पीछे एक होगा। चलिए ये हो गई हमारी दूसरी फलक, 2 हो गया। चलिए अगर ये हमारी तीसरी फलक है तो इसके एक पीछे होगी, ये हो जाएगी हमारी चौथी फलक, 4 हो गई है। चलिए अब अगर ये हमारी 5वीं फलक है तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी 6ठी फलक। यानी एक घन के पास भी कुल कितने फलक होंगे? तो कुल 6 फलक होंगे। फलक समझ में आ गया? चलिए अब आती है बात किनारा का। तो जहां पे 2 फलक मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो किनारा कहलाते हैं। तो देखिए एक फलक ये और एक फलक ये, तो कहाँ मिल रहा है? देखिए इस रेखाखंड पे मिल रहा है। तो ये रेखाखंड जो है ये हमारी किनारा कहलाएगी। किनारा बहुत ही सरल है। जहां पे देखिए ये एक फलक और ये एक फलक, जहां पे 2 फलक मिलते हैं वहां क्या बनता है? किनारा बनता है। तो इस पर हमारे पास किनारा कितने होते हैं? तो 12 किनारा होते हैं। ठीक है, अब आती है बात शीर्ष क्या होते हैं। तो देखिए जहां पे तीनों के तीनों किनारे मिलते, देखिए ये देखिए एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा। देखिए ये वाला जो है, ये वाला कर्ण जो है ये आपका क्या कहलाएगा? एक किनारा कहलाएगा। मैं फिर से पेन से दिखा, देखिए ये जो है ये कहलाएगा आपका किनारा। सेम इसी प्रकार ये कहलाएगा आपका किनारा। सेम इसी प्रकार ये कहलाएगा किनारा। सेम इसी प्रकार ये कहलाएगा किनारा। देखिए जहां पे तीनों किनारे मिलते हैं, जहां पे तीनों किनारे मिलते हैं ये क्या कहलाएगा? ये आपके शीर्ष कहलाएगा, सॉरी शीर्ष कहलाएगा। किनारे शीर्ष बोलेंगे उसको। जहां पे तीनों किनारे, देखिए एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। ये क्या कहलाएगा? ये हमारी शीर्ष कहलाएगा। सेम इसी प्रकार ये हमारी शीर्ष कहलाएगा। सेम इसी प्रकार ये हमारी शीर्ष कहलाएगा। सेम इसी प्रकार ये हमारी शीर्ष कहलाएगा। अगर सारे बच्चों को ये फलक, किनारा और शीर्ष समझ में आ गया है, अगर सारे बच्चों के फलक, किनारा और शीर्ष समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। समझ में आ गया सब बच्चों को? चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपका आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है। ये आज की क्लास की आपकी लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और इसका उत्तर कहाँ देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना। इसका उत्तर कहाँ देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। 30 सेकंड का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और कहाँ देना उत्तर? आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। एक घन के कितने किनारे होते हैं? एक घन के कितने किनारे होते हैं? सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। लास्ट 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न को जल्दी जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने किनारे होते हैं? तो 12। कौन कौन देखिए बताते हैं। देखिए ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपकी दूसरा, ये हो गया आपकी तीसरी, ये हो गया आपकी चौथी। इस प्रकार आपके कितने हो जाएंगे? इस प्रकार आपके टोटल हो जाएंगे 12। कैसे? ये हो जाएंगे आपकी मान लीजिए 5वां, ये हो गया आपके 6ठा, ये हो गया आपकी 7वां, ये हो जाएगा आपके 8वां, ये हो गई 9वां, ये हो गई 10, ये हो जाएगी आपकी 11, ये हो जाएगी आपकी 12। तो कुल कितने होंगे? कुल हो जाएंगे आपके 12। ऑप्शन सी जो है हमारी सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों का, एक भी ऐसे बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत था, सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। तो अगर सारे बच्चों को घन घनाभ दोनों चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में एक बार वाइट पढ़ेंगे सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को घन घनाभ दोनों चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी चैट बॉक्स में वाइट पढ़ेंगे सारे बच्चे। ऐसे समझ में? चलिए तो आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 9.1। प्रश्नवाली 9.1 सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे। आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 9.1। आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 9.1। तो जिन बच्चों को
जिन बच्चों को आज की क्लास में कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। जिन बच्चों को कुछ भी डाउट नहीं है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन जा सकते हैं।